हेलो एवरीवन। आपने सप्लाई की डेफिनेशन ऑलरेडी देख ली। इसमें आपने पढ़ा कि शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 सप्लाई होती है, शेड्यूल 3 सप्लाई नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज शेड्यूल 3 इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। फिर शेड्यूल 1 क्या है? शेड्यूल 1 है एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड सप्लाई इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन। राइट, तो हमें अब ये तीनों शेड्यूल्स देख रहे हैं, 1, 2, 3। सबसे पहला शेड्यूल आइए देखते हैं। शेड्यूल 1, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। वैसे तो सप्लाई वही है जब आप कंसिडरेशन रिसीव करते हैं। अगर आप कंसिडरेशन रिसीव नहीं करते तो सप्लाई नहीं होती, क्योंकि सप्लाई की डेफिनेशन में ही आपने पढ़ा था। डू यू रिमेंबर? सेल, ट्रांसफर करना, बार्टर करना, एक्सचेंज करना, ये सब कुछ सप्लाई है इफ इट इज मेड फॉर अ कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन वाज वन ऑफ द मेन एलिमेंट फॉर कंप्लीटिंग द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। बट शेड्यूल 1 ये बताता है कि इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन तो भी सप्लाई है। लेकिन सिर्फ 4 ही ऐसी एक्टिविटीज हैं, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज नहीं है। शेड्यूल 1 में ने प्रिस्क्राइब किया कि 4 एक्टिविटीज ऐसी हैं कि अगर आपने बिना कंसिडरेशन की तो भी सप्लाई है। क्या है वो 4 एक्टिविटीज? देखिए, नंबर 1, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी अवेल्ड। दूसरा, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। देन तीसरा, प्रिंसिपल एजेंट। एंड चौथा, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। चौथा, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। तो इन 4 चीजों को देखना है हमें। आइए शेड्यूल 1 देखते हैं। पहला पॉइंट, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी इज अवेल्ड। आप परमानेंटली ट्रांसफर कर रहे हो या फिर डिस्पोज ऑफ कर रहे हो। किसको? बिजनेस एसेट को। बिजनेस एसेट का मतलब, बिजनेस एसेट का मतलब दोनों ही होता है, फिक्स्ड एसेट भी होता है और इन्वेंट्री भी होता है। तो अगर आप परमानेंटली ट्रांसफर करते हो या फिर डिस्पोज करते हो अपनी बिजनेस एसेट को, बिजनेस एसेट का मतलब फिक्स्ड एसेट, इन्वेंट्री दोनों ही, वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, तो फिर क्या होगा? Any kind of disposal or transfer of business asset made by an entity on permanent basis, even though without consideration. This clause is wide enough to cover transfer of business asset from holding to subsidiary company for nil consideration. होल्डिंग कंपनी से सब्सिडरी कंपनी में nil consideration के लिए अगर बिजनेस एसेट को ट्रांसफर किया गया है तो ये सप्लाई मानी जाएगी। जो ध्यान दीजिए, जब मैं कहता हूं कि ये सप्लाई मानी जाएगी तो आपके मन में एक बात आती होगी, सर अगर सप्लाई मानी जाएगी तो कौन से वैल्यू पे जीएसटी लगेगा? क्योंकि कंसिडरेशन तो निल है, तो कौन से वैल्यू पे जीएसटी लगेगा? तो ध्यान दीजिएगा, आपको अभी सिर्फ ये समझना है सप्लाई क्या होती है, कौन सी वैल्यू पे जीएसटी लगेगा। इसके लिए एक डिफरेंट चैप्टर है, दैट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। वहां पे आपको सीखने को मिलता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी इस केस में जहां पे कंसिडरेशन है ही नहीं। तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, वैल्यूएशन के रूल्स है, उस वैल्यूएशन के रूल्स को फॉलो करना है और वैल्यू करना है। राइट, जहां पे ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है, यानी जहां पे कंसिडरेशन होता है, तब तो आप ट्रांजैक्शन वैल्यू पे ही जीएसटी लगा देते हैं, यानी जो कंसिडरेशन आता है उस पे जीएसटी लगाते हैं। लेकिन जहां कंसिडरेशन नहीं है वहां जीएसटी किस वैल्यू पे लगेगी? तो उसके लिए लगता है वैल्यूएशन रूल, जो कि आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में पढ़नी है। तो यहां पे आप मत सोचिएगा जीएसटी कितना लगेगा, किस वैल्यू पे लगेगा, बस आप ये सीखिए कि ये सप्लाई है और इस पे जीएसटी लगेगा। कितना लगेगा नहीं सोचना। However, it is important to note that this provision would apply if input tax credit has been availed on such asset. अच्छा, अब ये बात सबसे इंपॉर्टेंट थी जो मैंने अंडरलाइन की, कि अगर आप अपनी एसेट को परमानेंटली डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन कर रहे हैं, तो भी आपको क्या करना है? सप्लाई, इसे सप्लाई माना जाएगा और आपको जीएसटी पे करना है। लेकिन प्रोवाइडेड आपने उस आइटम की इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम की थी तब। अगर आपने कोई ऐसी चीज परचेज की, आपने कोई ऐसी चीज परचेज की थी जिसकी आईटीसी आपने क्लेम ही नहीं की थी, अब आप उसे परमानेंटली ट्रांसफर कर रहे हो, डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, तो क्या आपको जीएसटी पे करना है? नहीं। ध्यान से सुनिए,
मैंने अपने ऑफिस के लिए कुछ कंप्यूटर खरीदा, तो क्या मैंने उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम की, आईटीसी क्लेम की? हां, मैंने उसकी आईटीसी क्लेम की। फिर 6 महीने बाद मुझे लगा कि मैं अपने ऑफिस में सारा नया कंप्यूटर लगा देता हूं और ये सारे कंप्यूटर मैं कहीं दान दे देता हूं। ये दान देना क्या है? डिस्पोज ऑफ करना एसेट है। दान दे रहे हैं, इसका मतलब पैसा कितना ले रहे होंगे? ऑब्वियसली नहीं ले रहे होंगे। दान दे रहे हैं मतलब विदाउट कंसिडरेशन जा रहा है। अब गवर्नमेंट कहती है, राज अग्रवाल, मैंने तुम्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट पता है क्यों दी थी उस कंप्यूटर की? क्योंकि तुम उसे बिजनेस में यूज करोगे, और अगर तुमने उसे दान दे दिया तो उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए तुम एलिजिबल नहीं थे, जो ले चुके हो। तो अब जो तुम दान दे रहे हो ना, इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन, हम इसको सप्लाई मानेंगे और वैल्यूएशन रूल्स के तहत इसकी वैल्यू निकालेंगे और आपसे जीएसटी लेंगे इस पे। स्वाभाविक सी बात है भाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों मिली थी? क्योंकि मैं उसे बिजनेस में यूज करने के लिए लिया था। अगर मैं उसे बिजनेस में यूज नहीं कर रहा हूं तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए मुझसे? टैक्स चाहिए। अब एग्जाम्पल, XYZ इन कंपनी डोनेट्स ओल्ड लैपटॉप्स टू चैरिटेबल स्कूल। XYZ एक कंपनी है, उसने अपने पुराने लैपटॉप को ना एक चैरिटेबल स्कूल में दान कर दिया। विल क्वालिफाई एज सप्लाई, इसे सप्लाई माना जाएगा। लेकिन तभी सप्लाई माना जाएगा जब XYZ कंपनी ने उन लैपटॉप कंप्यूटर्स की क्या की थी? इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम की थी। प्रोवाइडेड द इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड बाय XYZ इन कंपनी ऑन सच लैपटॉप्स। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, बस आपको समझाने के लिए। मैं जानता हूं कि अभी आपको इस बात की जानकारी नहीं है, आप नहीं जानते कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कब रिस्ट्रिक्टेड होता है, कब नहीं मिलता है। मैं आपको बताऊं, अगर मैं कार परचेज करता हूं ना बिजनेस के लिए, तो भी मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। हां, लैपटॉप बिजनेस के लिए परचेज करूंगा तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, लेकिन अगर मैंने कार परचेज की ना बिजनेस के लिए, ऑफिस आने जाने के लिए, तो भी मुझे उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। अब सोचिए जरा सा कि अगर मैंने कार परचेज कर ली जिसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट तो मिलती ही नहीं है, अब मैं कार को दान में दे रहा हूं, तो क्या इसे सप्लाई माना जाएगा? नहीं, इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। सप्लाई तब माना जाता है जब आप बिजनेस एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हैं विदाउट कंसिडरेशन, जिसकी आपने आईटीसी ली है। तो मैंने उस कार की आईटीसी तो ली नहीं, क्यों? क्योंकि मिलता ही नहीं है। तो अब अगर मैंने उसे डिस्पोज ऑफ किया तो इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। राइट? फिर देखिए सेकंड पॉइंट, अ क्लोथ रिटेलर गिव्स क्लोथ फ्रॉम हिज बिजनेस स्टॉक टू हिज फ्रेंड फ्री ऑफ कॉस्ट। In this case, transfer of business stock would amount to supply if he had claimed input tax credit on his purchase of the business asset. देखिए, मेरी दुकान पे, मेरे गारमेंट का शोरूम है, ठीक है, शर्ट पैंट ये सब कुछ जीन्स हमारी शॉप पे बिकता है। मेरा एक दोस्त आता है मेरी दुकान पे, तो मैंने क्या किया, अपनी दुकान में से ही एक शर्ट निकाल के उसे गिफ्ट कर दी। तो ये क्या हो गया? दिस इज डिस्पोजिंग ऑफ इन्वेंट्री ऑफ माई बिजनेस विदाउट कंसिडरेशन। मैं तो अपनी बिजनेस एसेट को डिस्पोज ऑफ कर रहा हूं विदाउट कंसिडरेशन ना। गवर्नमेंट कह रही है, अब आपने उस शर्ट की इनपुट टैक्स रेट ली है? हां भाई, मैंने तो एक बोरा शर्ट मंगाया था, ढेर सारा, ठीक है, और सारे की इनपुट टैक्स रेट क्लेम की थी। तो अब गवर्नमेंट कह रही है, ये जो तुम अपने दोस्त को विदाउट कंसिडरेशन दे रहे हो, इसे भी हम सप्लाई मानेंगे और इसकी वैल्यूएशन की जाएगी एज पर वैल्यूएशन रूल्स। तो डू नॉट फोकस ऑन टू कि कितना जीएसटी देना होगा। यस, दिस इज अ सप्लाई एंड लायबल फॉर जीएसटी। तो क्या आपके दिमाग में शेड्यूल 1 का पहला पॉइंट बैठ गया कि अगर हम बिजनेस की कोई भी एसेट, चाहे वो कैपिटल एसेट हो चाहे इन्वेंट्री हो, मैंने दो एग्जांपल भी लिया, एक शर्ट का एग्जांपल लिया विच वाज माय इन्वेंट्री, और दूसरा लैपटॉप का एग्जांपल लिया विच वाज माय फिक्स्ड एसेट, कैपिटल एसेट। So if you are disposing your business asset, whether it is capital asset or inventory, without consideration, that would be termed as supply. Then supply between related person or distinct person. Supply between related person or distinct person. अगर आप related person, दो चीजें हैं यहां पे और दोनों अलग अलग बातें हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। Related person अलग बात हो गई, distinct person अलग बात हो गई। अगर हम रिलेटेड पर्सन के बीच में बिना कंसिडरेशन के भी माल सप्लाई करते हैं, तो गवर्नमेंट का कह रहा है, अरे तुम्हारा रिलेटेड पर्सन है,
हो सकता है तुम जीएसटी डिपार्टमेंट को धोखा देने के लिए बिना कंसिडरेशन के दिखा रहे हो। भाई जिसको मैं सप्लाई कर रहा हूं वो मेरा कौन है? रिलेटेड पर्सन। तो गवर्नमेंट कह रही है तुम हो सकता है बिना कंसिडरेशन के उसे इसलिए दे रहे हो क्योंकि तुम जीएसटी डिपार्टमेंट को धोखा देना चाहते हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपको पता है जीएसटी किस पे लगता है? जीएसटी किस पे लगता है? ट्रांजैक्शन वैल्यू पे, यानी जो कंसिडरेशन आती है उस पे जीएसटी लगता है, राइट? ये तो शेड्यूल 1 है ना जो बिना कंसिडरेशन के भी जीएसटी लगवा दे रहा है। वो तो शेड्यूल 1 है जो बिना कंसिडरेशन के भी जीएसटी लगवा दे रहा है। तो शेड्यूल 1.2 ये कह रहा है कि अगर आपने रिलेटेड पर्सन को ट्रांसफर किया है बिना कंसिडरेशन के किया है तो भी हम इसे सप्लाई मानेंगे और इस पे जीएसटी लेंगे, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन गड़बड़ हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। हो सकता है कि इस ट्रांजैक्शन को मैंने विदाउट कंसिडरेशन इंटेंशनली दिखाया है जीएसटी बचाने के लिए, इसलिए शेड्यूल 1 में इसको लाया गया। तो आइए रिलेटेड पर्सन का मतलब क्या होता है समझ लेते हैं, फिर डिस्टिंक्ट पर्सन भी समझेंगे। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन विल क्वालिफाई ए सप्लाई प्रोवाइडेड इट इज मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। प्रोवाइडेड इट इज मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इस बात की इंपॉर्टेंस आपको दिखेगी जब मैं एग्जाम्पल लूंगा, ठीक है? चलिए बात शुरू करते हैं हम लोग। पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड इफ, पर्सन रिलेटेड कब माने जाएंगे? सच पर्सन्स आर ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर्स बिजनेसेस। अगर वो पर्सन ऑफिसर है, डायरेक्टर है एक दूसरे के बिजनेस के, ऑफिसर कह लीजिए या डायरेक्टर कह लीजिए, दे आर डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर बिजनेस। इसका मतलब क्या है? This is A Limited and this is B Limited. These are two different companies. A Limited के डायरेक्टर का नाम है ABC और B Limited के डायरेक्टर हैं B, C और D. These are directors, Mr. A, Mr. B, Mr. C, and here the directors are Mr. B, Mr. C and Mr. D. तो व्हाट यू विल फाइंड हियर इज कि मिस्टर बी जो एक ए लिमिटेड का डायरेक्टर है वो बी में भी है, और मिस्टर सी जो एक बी लिमिटेड में डायरेक्टर है वो ए लिमिटेड में भी है। ए का एक डायरेक्टर बी लिमिटेड में है और बी लिमिटेड का एक डायरेक्टर सी लिमिटेड में ए लिमिटेड में है। ए लिमिटेड का एक डायरेक्टर बी लिमिटेड में है और बी लिमिटेड का एक डायरेक्टर ए लिमिटेड में है। तब हम कहते हैं कि सच पर्सन्स आर डायरेक्टर्स ऑफ ईच अदर बिजनेस, यानी एक डायरेक्टर अगर कॉमन होगा ना, इसमें अगर एक डायरेक्टर कॉमन होता, मान लीजिए बी यहां भी है, बी यहां भी है, तब नहीं ये कंडीशन सेटिस्फाई होती। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए दो डायरेक्टर कम से कम कॉमन होने चाहिए, तब हम कहेंगे इसका डायरेक्टर इसमें है और इसका एक डायरेक्टर इसमें है। अगर ऐसा है तो गवर्नमेंट कह रही है ये दोनों कंपनी रिलेटेड है और इनके बीच में कोई भी सप्लाई हुई, कोई किसी को भी सप्लाई करेगा बिना कंसिडरेशन के भी, तो भी उसे सप्लाई मानेंगे, तो भी हम उसे सप्लाई मानेंगे और इस पे जीएसटी लग जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सच पर्सन्स आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर इन बिजनेस। सच पर्सन्स आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स इन बिजनेस। This is partnership firm. और इसमें पार्टनर्स हैं, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी। कहता है ये पार्टनर और ये पार्टनरशिप फर्म ये आपस में क्या है? रिलेटेड है। यहां पे रिलेटेड कौन हुआ था? ऊपर वाले एग्जांपल में ये दो कंपनी आपस में रिलेटेड थी, ठीक है। ये पार्टनर बी और फर्म ये भी क्या है? आपस में रिलेटेड है। कह रहे ये पार्टनर सी और फर्म भी आपस में क्या है? रिलेटेड है। यानी इनके बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन, दैट वुड बी टर्म्ड एज सप्लाई। फिर देखिएगा,
Such persons are employer and employee. एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय भी आपस में रिलेटेड है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय क्या है? आपस में रिलेटेड हैं। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ भी देता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ भी देता है अदर देन सैलरी, सैलरी के अलावा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कुछ भी दिया, ठीक है, तो वो जीएसटी के दायरे में आ जाएगा। मैं रिपीट करता हूं अपनी बात। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या कहा गया है? रिलेटेड। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ भी देता है अदर देन सैलरी, तो ये जीएसटी के दायरे में आ जाएगा, ये सप्लाई माना जाएगा। एक बात बताइए, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को होली दिवाली पे कुछ गिफ्ट दे दिया, बताइए इस पे जीएसटी लग जाएगा कि नहीं? लग जाएगा। जो भी चीज सैलरी के अलावा दिया जा रहा है उस पर जीएसटी लगेगा, वो सप्लाई कहलाएगी। जब हम सैलरी कह रहे हैं तो सैलरी का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं। दिस इज कॉल्ड पार्ट ऑफ सीटीसी। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सीटीसी? सीटीसी समझते हैं आप? सीटीसी का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी। मतलब समझाता हूं मैं आपको। जब एम्प्लॉय की अपॉइंटमेंट हुई थी तो पता है उसे क्या बोला गया था? उसे बोला गया था देखिए आपको सैलरी मिलेगी हर महीने इतनी, उसके अलावा आपको कंपनी से एक फ्लैट मिलेगा रहने के लिए, उसको बोला गया था कि आपको कंपनी की तरफ से एक कार मिलेगी आने जाने के लिए ऑफिस, राइट। और क्या बोला गया था? और भी बहुत कुछ बोला गया था कि आपको मेडिकल अलाउंस इतना मिलेगा, मेडिकल परक्यूजर्स इतने मिलेंगे, ठीक है, साल में 2 बार घूमने जाने के लिए मिलेगा जिसमें से एक विदेश यात्रा मिलेगी, इतना कुछ बोला गया था। तो ये जितनी चीजें एम्प्लॉय को हायर करते समय बताई गई थी ये कहलाता है सीटीसी, कॉस्ट टू द कंपनी। ये सैलरी का हिस्सा होता है, ठीक है। तो ये जब दिया जाएगा एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को तो इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन जब सोचिए किसी एम्प्लॉय को जब हायर किया जाता है तो यह भी बोला जाता है क्या, देखो तुमको दिवाली पे ना 1 किलो मिठाई दी जाएगी, हां या ना, जल्दी बताइए। आप खुद से सोचिए जरा कि क्या यह भी बात बताई जाती होगी? नहीं। तो दिस इज नेवर कॉस्ट टू द कंपनी। ये कॉस्ट टू द कंपनी नहीं होता, ये सैलरी का हिस्सा नहीं होता है। और सैलरी के अलावा एम्प्लॉयर कुछ भी एम्प्लॉय को देगा तो उस पर जीएसटी लग जाता है। तो यानी जो दिवाली पे मिठाई का डब्बा मिलेगा ना एम्प्लॉय को, उस पे एम्प्लॉयर को क्या देना पड़ेगा? जीएसटी देना पड़ेगा। मैं रिपीट करता हूं अपनी बात को। बताइए जब एम्प्लॉय को हायर किया गया तो उसे बोला गया था कि देखिए आपको कार दी जाएगी ऑफिस आने जाने के लिए, राइट। तो क्या ये पार्ट ऑफ द सैलरी है? क्या ये कार देना पार्ट ऑफ द सैलरी है? यस, ये पार्ट ऑफ द सैलरी है। क्या इस पे जीएसटी लगेगा? नहीं, इस सर्विस पे जीएसटी नहीं लगेगा जो हम एम्प्लॉय को दे रहे हैं। एनीथिंग विच इज पार्ट ऑफ द सैलरी will not be liable for GST, will not be liable for GST. But other than that, everything is liable for GST, paid by employer to employee. हालांकि एक अमाउंट की लिमिट है, अभी वो भी मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्स, कंट्रोल्स और होल्ड्स 25% or more of the outstanding voting stock or share of both of them. कह रहे एक पर्सन 2 कंपनियों के 25% या उससे ज्यादा शेयर को होल्ड करता है। एक ही बंदा 2 कंपनियों में शेयर होल्ड करता है, ऐसे समझिए। कहता है मिस्टर एक्स ए लिमिटेड का और बी लिमिटेड का दोनों का 25% से ज्यादा शेयर होल्ड करता है। ग्रेटर 25% शेयर इसका भी होल्ड करता है और ग्रेटर 25% शेयर बी लिमिटेड का भी होल्ड करता है। एक्स एक इंडिविजुअल, ए लिमिटेड का भी 25% ज्यादा शेयर रखा है, बी का भी 25% से ज्यादा शेयर रखा है। एक बात बताइए, तो लगभग ए और बी दोनों पे वो अपना दबदबा बना के रखता होगा कि नहीं? जिसके दिमाग में लग रहा है 25% कम होता है ना, तो पहले मैं उसको बता दूं, मुकेश अंबानी का भी लगभग इतना ही शेयर है रिलायंस कंपनी में। लेकिन अगर हम मालिक की बात करते हैं, रिलायंस कंपनी का मालिक कौन है, तो मुकेश अंबानी को ही बोलते हैं कि नहीं? क्या 100% पैसे उसके लगे हैं? नहीं।
तो 25% बहुत छोटी बात नहीं होती है। पहले तो अपने दिमाग में ये बैठा लो कि 25% शेयर अगर आपके पास किसी कंपनी के है तो आप मालिक ही हो पूरे, लगभग, ठीक है। तो मिस्टर एक्स ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों में 25% शेयर होल्ड करके बैठा है, ठीक है। तो इन दोनों में आपस में जो भी ट्रांजैक्शन करना है, क्या एक्स इसको इन्फोर्स कर पाता होगा? क्या वो एक्स ए लिमिटेड और बी लिमिटेड में कोई भी ट्रांजैक्शन जो वो चाहता होगा करा लेता होगा आपस में? हाँ, 25% से ज्यादा का मालिक है भाई वो दोनों कंपनियों में, तो दोनों कंपनियां उसके इशारों पे नाचती हैं। तो इन दोनों के बीच में अब ये दोनों कंपनियां आपस में क्या कहलाती हैं? रिलेटेड कहलाती हैं। और इनके बीच कोई भी सप्लाई होगी, इनके बीच कोई भी सप्लाई होगी, इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन, दैट वुड बी टर्म्ड एज सप्लाई। Now coming to next, one of them directly or indirectly controls the other. One of them directly or indirectly controls the other. यहां कंट्रोल का मतलब समझते क्या होता है? इन्फ्लुएंस डिसीजन, इन्फ्लुएंस डिसीजन। If there are two enterprises, say A Limited and B Limited, A Limited, B Limited, और ए लिमिटेड बी लिमिटेड के डिसीजन को कंट्रोल करती है, डिसीजन कंट्रोल करती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है, जो चाहे जो डिसीजन बी लिमिटेड में करा सकती है। तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड आपस में क्या कहलाते हैं? रिलेटेड। अच्छा एक बात बताइए, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं क्या आप भी ड्रॉ कर रहे हो? ये ड्रॉ कीजिए इस तरीके से, आपको याद रहेगा एक एक पॉइंट, नहीं तो फिर भूल जाएंगे, आपको मतलब नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए, बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय ए थर्ड पर्सन। बड़ी सुंदर बात कह रहा है, अगर एक बंदा दो कंपनियों को कंट्रोल करता है ना, उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है, तो वो दोनों कंपनियां आपस में रिलेटेड कहलाएंगी। बिल्कुल ऐसी ही बात है जैसे अभी यहां पे पढ़ा था कि एक्स लिमिटेड यहां पे शेयर होल्ड कर रहा था 25% ज्यादा। अब कहता है अगर एक्स जो है ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के डिसीजन दोनों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड कहलाएंगे। नाउ व्हाट इट इज टॉकिंग, नेक्स्ट पॉइंट में, मिस्टर एक्स कैन इन्फ्लुएंस डिसीजन ऑफ ए लिमिटेड एज वेल एज बी लिमिटेड। Mr. X can influence decision of A Limited. It can also influence decision of B Limited. So these both companies would be termed as related. इनको related कहा जाएगा। टुगेदर दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल अ थर्ड पर्सन। अरे इसका मतलब समझे, टुगेदर दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल अ थर्ड पर्सन। अगर एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड या ए बी लिमिटेड की बात कर रहे थे तो वही कर लीजिए, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों की दोनों किसी एक कंपनी को, मे बी एक्स लिमिटेड को कंट्रोल करती है, तो भी ए लिमिटेड बी लिमिटेड आपस में रिलेटेड है। अभी कोई एक ऊपर से कंट्रोल कर रहा था, अब ये नहीं कह रहा है, अब ए और बी खुद कंट्रोल कर रहे हैं किसी को अपने नीचे। एग्जांपल से बना के दिखाता हूं, देखिए। अब कहता है ए लिमिटेड है और ये बी लिमिटेड है, ठीक है, और एक कंपनी है जिसका नाम है एक्स लिमिटेड। ए लिमिटेड इसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, डिसीजन को। बी लिमिटेड भी इसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। अभी समझ लो, इसके पहले क्या पढ़ रहे थे हम, ए और बी को कोई ऊपर से कंट्रोल कर रहा है, ए और बी को कोई ऊपर से कंट्रोल कर रहा है, एक ही आदमी दोनों को कंट्रोल कर रहा है, तो हम कह रहे थे ये दोनों आपस में क्या हैं? रिलेटेड।
अब हो गया कि ये दोनों अपने नीचे किसी एक को कंट्रोल कर रहे हैं, दोनों के दोनों कंट्रोल कर रहे हैं, तो भी ये दोनों आपस में क्या है, रिलेटेड। अब कहता है उसके बाद और के बाद, दे आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। अगर वो मेंबर ऑफ द सेम फैमिली हैं तो भी रिलेटेड है। मेंबर ऑफ द सेम फैमिली का मतलब जैसे हस्बैंड वाइफ, ठीक है, ब्रदर सिस्टर, ये लोग क्या हैं, फादर सन, ये दे आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, ये रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे। यानी इनके बीच में कोई भी सप्लाई होगी बिना कंसिडरेशन के तो भी वो सप्लाई कहलाएगा और जीएसटी लग जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे कह रहा हूं, पिताजी ने बेटे को एक पेंसिल दी, पिताजी ने बेटे को एक पेंसिल दी, पैसा लिया होगा? नहीं, विदाउट कंसिडरेशन है। आपको बताना है कि क्या ये सप्लाई कहलाएगा और जीएसटी लगेगा? बोलिए। फादर ने सन को पेंसिल दी विदाउट कंसिडरेशन, इज इट सप्लाई लायबल फॉर जीएसटी? लगेगा? बहुतों को लग रहा होगा यस लग जाएगा भाई, रिलेटेड पर्सन है और रिलेटेड पर्सन के बीच के ट्रांजैक्शन पे तो सरकार जीएसटी लेती है। आप ज्यादा पढ़े लिखे हो ना, इसलिए आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है। मैं अभी अगर सड़क पे बाहर उतर जाऊं और किसी भी ठेले वाले से, खोमचे वाले से जाके पूछ लूं, एक बात बताओ, बाप बेटा को पेंसिल देता होगा तो हमारी सरकार जीएसटी लेती होगी? कहेगा नहीं, अरे मोदी ऐसा नहीं कर सकता है। ऐसा कैसा कानून बनेगा कि बाप बेटा को पेंसिल देगा तो जीएसटी देने जाना पड़ेगा? लॉजिक, इसको कहते हैं कॉमन सेंस। आप कॉमन सेंस से सोचो, क्या फादर सन को कुछ देगा तो जीएसटी लगेगा क्या ये सब पे? तो आप कहोगे नहीं सर, लॉ में तो लिखा है, आप ही पढ़ा रहे हैं, इफ दे आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली तो दे आर रिलेटेड पर्सन, और रिलेटेड पर्सन के बीच का ट्रांजैक्शन क्या होता है, इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन तो सप्लाई होता है। तो मैंने आपसे कहा था कि एक बात का ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आइए वो बात दिखाता हूं, देखिए क्या मैंने आपको बताया था ध्यान देने के लिए। प्रोवाइडेड इट इज मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अगर ये बिजनेस की वजह से दिया जाता है तब। एक बात बताइए, फादर सन को अगर पेंसिल दे रहा है तो इसमें कौन सा बिजनेस कर रहा है? इज इट अ कॉमर्शियल मोटिव? नो। और ये बात समझ में, सिंस यहां पे कॉमर्शियल मोटिव नहीं है इसलिए जीएसटी नहीं लगेगा, ये सप्लाई नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पर्सन या फिर ट्रांजैक्शन बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, अगर ये कॉमर्शियल मोटिव से होता है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कॉमर्शियल मोटिव, अगर ये कॉमर्शियल मोटिव से होता है तब क्या होता है, इस पे जीएसटी लगता है। नेक्स्ट देखिए, person who are associated in the business as of one another in that one is sole agent or sole distributor or sole consignor, whosoever described of the others shall be deemed to be related। अगर आप सोल एजेंट हो, सोल डिस्ट्रीब्यूटर हो या सोल कंसेनियर हो, एक ही बात, सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर या सोल कंसेनियर, किसके हो? किसी भी एक कंपनी के, ठीक है, आप कंपनी के सोल एजेंट हो। सोल एजेंट समझते हैं ना? अब देखते हो कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाती है अपने, वो एरिया वाइज बनाती है। जैसे कि हर बड़ी कंपनी का, हिंदुस्तान यूनिलीवर का, वाराणसी में 4 अगर डिस्ट्रीब्यूटर होंगे तो चारों का एरिया डिफाइंड होगा कि तुम अपने अपने एरिया में होलसेलर्स को माल दोगे, रिटेलर्स को माल दोगे। वो एरिया डिफाइन होता है एजेंसीज का, राइट। तो ये जो कंपनी होती है सोल सेलिंग एजेंट के, सोल सेलिंग इनको बोलते ही इसीलिए हैं क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एरिया के सोल एजेंट होते हैं, उस एरिया में वही बेच सकते हैं। दे आर द ओनली डिस्ट्रीब्यूटर फॉर दैट एरिया, वो दूसरे एरिया में नहीं बेच सकते माल। इसी तरीके से हर कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाती है। ये नहीं कि एक डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया गया वाराणसी में, वो पूरे इंडिया में कहीं भी माल बेच सकता है, नहीं, उसको एरिया अलॉटेड है कि आप अपने एरिया में ही माल बेचोगे। तो ये दोनों क्या होते हैं, आपस में रिलेटेड होते हैं, यानी इनके बीच का कोई भी ट्रांजैक्शन इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन वुड बी लायबल फॉर जीएसटी।
अभी हम लोग ने क्या समझा? व्हाट वी हैव लर्न्ड? हमने समझा रिलेटेड पर्सन, और अब हम समझने जा रहे हैं डिस्टिंक्ट पर्सन। चलिए देखिए, पहले डिस्टिंक्ट पर्सन को समझिए। डिस्टिंक्ट पर्सन, एक पैन पे जितने रजिस्ट्रेशन होते हैं वो सब आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाते हैं। एक पैन पे जितने रजिस्ट्रेशन होते हैं वो आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाते हैं। एक बात बताइए, मेरी यूपी में एक सीए कोचिंग चल रही है, ठीक है, और एक मेरी बिहार में सीए कोचिंग चल रही है। मुझे कितने रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे जीएसटी में? कितने रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे? 2 रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि जीएसटी में स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता है। आप सप्लाई यूपी से करते हैं तो यूपी में रजिस्ट्रेशन लीजिए, आप बिहार से भी सप्लाई करते हैं तो बिहार में भी रजिस्ट्रेशन लीजिए। ध्यान से दीजिएगा, आप सप्लाई कहां से करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, कहां पे करते हैं इज नॉट इंपॉर्टेंट, कहां से करते हैं। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो मेरी बात। आप सप्लाई कहां से करते हैं ये देखा जाता है, ना कि कहां पे करते हैं। यानी अगर मैं यूपी से सप्लाई करता हूं पूरे हिंदुस्तान में, ये देखो यूपी से मैं सप्लाई करता हूं एक स्टेट, ये दूसरा स्टेट, तीसरा स्टेट, चौथा स्टेट, पांचवा स्टेट, 5-5 स्टेट में मैं यूपी से बैठ के सप्लाई कर रहा हूं। मुझे रजिस्ट्रेशन कितना लेना है? 1, क्योंकि कहां से कर रहे हैं? यूपी। कर तो एक ही जगह से रहे हैं ना, ठीक है। तो आप कहां से कर रहे हैं? तो यहां मैंने क्या बोला कि मैं यूपी में सीए कोचिंग है तो यानी यूपी से भी मैं सर्विसेज दे रहा हूं, और बिहार में कोचिंग खोल रखी है तो वहां से भी तो सर्विस दे रहा हूं। तो सिंस ये 2 जगह से दे रहा हूं इसलिए मुझे 2 रजिस्ट्रेशन लेने होते हैं। अब बात आती है कि अगर मैं यूपी में एक सीए कोचिंग खोला, ये मान लो वाराणसी में है, ठीक है, वाराणसी यूपी में है, सबको पता है ना, और दूसरी सीए कोचिंग मैंने खोली लखनऊ में। लखनऊ इज ऑल्सो इन यूपी, लखनऊ भी यूपी में है, ठीक है। तो मैंने 2 सीए कोचिंग खोल रखी है, एक वाराणसी में, एक लखनऊ में, बोथ आर इन यूपी। मुझे जीएसटी में कितना रजिस्ट्रेशन लेना होता है? मुझे यूपी में एक ही रजिस्ट्रेशन लेना है, क्योंकि मेरी यहां से भी जो सर्विस दे रहे हैं वो भी यूपी से, और यहां से भी जो दे रहे हैं वो भी यूपी से ही कहलाएगी, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन है ना, तो एक रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है। लेकिन मैं अगर मैं चाहूं ये पूछ रहा हूं, तो क्या 2 ले सकता हूं? दोनों का अलग अलग लूंगा? हाँ, दोनों का अलग अलग ले सकते हो। लेना एक जरूरी है, इसको हम कहेंगे एक रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, लेकिन 2 रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हैं, वॉलंटरी है। वॉलंटरी का मतलब आपका मन है तो ले लो। यहां पे बताओ, यहां पे 2 ले सकते हैं या लेना पड़ेगा? यहां तो लेना पड़ेगा, 2 रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है भाई साहब, लेना ही पड़ेगा। 2 स्टेट से आप काम कर रहे हो, एक यूपी में रजिस्ट्रेशन कराओगे, एक बिहार में कराओगे। अब ध्यान से सुनिए, ये जो यूपी और बिहार वाली कोचिंग है ये आपस में पता है क्या कहलाती है? डिस्टिंक्ट पर्सन। एक पैन पे जितने मेरे रजिस्ट्रेशन है, पूरे हिंदुस्तान भर में जितने रजिस्ट्रेशन है, सब आपस में कहलाते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन। अगर मैंने यहां पे एक रजिस्ट्रेशन लिया होता तब तो बात ही नहीं है, फिर तो सिंगल पर्सन ही है हम। लेकिन अगर 2 रजिस्ट्रेशन ले लिया होता इस केस में, तो ये दोनों कोचिंग आपस में पता है क्या कहलाते हैं? डिस्टिंक्ट पर्सन। ये आपस में कहलाते हैं डिस्टिंक्ट। लेकिन अगर ये दोनों का मिला के एक ही रजिस्ट्रेशन लेंगे तो ये पर्सन ही एक है, फिर तो ये पर्सन ही एक है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों का अलग ले लिए तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है। तो एक बात और, रजिस्ट्रेशन के बारे में भी मैंने थोड़ा सा आपको सिखा दिया, ये याद रखिएगा ये बात आप, कि अगर आप एक से अधिक स्टेट में काम करते हैं, तो आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। सेम स्टेट में अगर आप कई सारी यूनिट बना रखे हैं, कई सारी ब्रांचेस हैं, तो आप सिंगल रजिस्ट्रेशन से भी काम कर सकते हैं, और अगर आप डिफरेंट लेना चाहें तो डिफरेंट रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं। फिर मैं बात करता हूं, मान लीजिए यूपी में मेरी एक सीए कोचिंग है और एक है सीए कंसल्टेंसी फर्म, मतलब इसमें कंसल्टेंसी देते हैं क्लाइंट्स को, ठीक है। सीए कोचिंग भी खोल रखे हैं, एक सीए की कंसल्टेंसी फर्म भी चलाते हैं यूपी में। मुझे कितने रजिस्ट्रेशन लेने होंगे? ये अलग अलग धंधा हो गया।
यहां पे से ये जो केस हमने पढ़ा था ना, दिस वाज सेम बिजनेस वर्टिकल, ये बिजनेस वर्टिकल एक ही था मेरा, सेम बिजनेस वर्टिकल। नाउ हियर आई एम डूइंग टू डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल, दो डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल, दोनों अलग अलग काम है ना, दो डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल है, लेकिन है दोनों का दोनों यूपी से। अब रजिस्ट्रेशन कितने जरूरी होते हैं? अब रजिस्ट्रेशन कितने जरूरी होते हैं? जरूरी तो एक ही है, 1 रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी। लेना चाहो तो ले लो, 2 ले लो, सरकार को कोई दिक्कत नहीं आपके 2 लेने से। अगर मान लो आपने 2 ले लिया, अब आगे की बात की, अगर मान लो आपने 2 ले लिया तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन, राइट? A person who has obtained or is required to obtain more than 1 registration. A person who has obtained or is required to obtain more than 1 registration, whether in one state or union territory or more than one state or union territory. कह रहा है एक पर्सन जिसने एक से अधिक रजिस्ट्रेशन लिया है एक ही स्टेट या यूनियन टेरिटरी में या फिर अलग अलग स्टेट या यूनियन टेरिटरी में, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच रजिस्ट्रेशन शैल बी अ डिस्टिंक्ट पर्सन, तो वो आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। बहुत सुंदर बात। Further, where a person who has obtained or is required to obtain registration in a state or union territory in respect of an establishment has an establishment in another state or union territory, then such establishment shall be treated as establishment of distinct person. ये बहुत बड़ी बात कह दिया है। क्या कह रहा है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक बात बताइए, मैंने आपको क्या सिखाया? मैं जितनी जगह से सप्लाई करता हूं, गुड्स या सर्विस देता हूं, वहां वहां रजिस्ट्रेशन लेना होता है। यही बताया ना कि जिस जिस स्टेट से आप गुड्स एंड सर्विसेज देंगे आपको वहां वहां रजिस्ट्रेशन लेना है। देखिए, मैं यूपी से गुड्स की सप्लाई करता हूं, गुड्स की सप्लाई करता हूं। बिहार में एक मेरा अकाउंट्स ऑफिस है, अकाउंट्स ऑफिस है मेरा। बेसिकली बिहार में मैंने क्या किया है, एक वहां पे किसी स्टाफ को हायर कर लिया है, वो अकाउंटिंग करता है, एक छोटी सी ऑफिस खोल दी है मैंने बिहार में। ठीक है, मैं जानना चाहता हूं क्या मैं बिहार से कोई गुड्स या सर्विस की सप्लाई कर रहा हूं बाहर? जल्दी बताओ, क्या मैं बिहार से कोई गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई कर रहा हूं? नहीं, मेरी एक ब्रांच यूपी में है जहां से सप्लाई होता है, दूसरा बिहार में है, लेकिन बिहार से कोई सप्लाई नहीं हो रही है। बिहार में तो एक छोटा सा ऑफिस खोल के बैठा दिए एक बंदे को, अकाउंटिंग करता है, बैठ के हिसाब किताब पूरा रखता है। क्या मुझे बिहार में भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? बात यह आती है, नहीं, यहां से कोई सप्लाई नहीं हो रही है, यहां रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैंने बार बार आपको सिखाया है कि मैं जहां जहां से जिस जिस स्टेट से सप्लाई करता हूं, प्लीज मेरी बात को एकदम पकड़ लीजिए, मैं जिस जिस स्टेट से सप्लाई करता हूं मुझे उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। मैं बिहार से सप्लाई नहीं करता हूं, कोई सप्लाई नहीं होती है। छोटे से कमरे में एक बंदा लैपटॉप लेके बैठा हुआ है, हिसाब किताब करता रहता है। यहां से कोई सप्लाई नहीं हो रही है, यहां रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। अब यहां पे बोल रहा है, कह रहा है कि ये जो रजिस्ट्रेशन है और ये नो रजिस्ट्रेशन वाला जो है, ये भी आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। यानी इनके बीच में भी कोई सप्लाई हो गई, मतलब यहां से यूपी वाले से सप्लाई हो गई, क्योंकि बिहार वाले से तो कोई सप्लाई होती ही नहीं है। यूपी से अगर कोई चीज मैंने यहां बिहार भेज दिया तो जीएसटी लग जाएगा इसमें, ये भी डिस्टिंक्ट पर्सन है। चलिए जल्दी से बताइएगा। अब हम लोग कंक्लूजन पॉइंट पे आ गए हैं, देखता हूं क्या आपने सीखा। मेरी एक यूपी में सीए ऑफिस है, कंसल्टेंसी का काम होता है यहां पे, और मैंने एक दिल्ली में भी ऑफिस खोल रखी है, एक दिल्ली में भी मेरी सीए ऑफिस चल रही है। जल्दी से बताओ, क्या दोनों का रजिस्ट्रेशन लेंगे हम? हाँ, दोनों अलग अलग जगह से सप्लाई कर रहे हैं, यूपी से भी सप्लाई हो रही है, दिल्ली से भी सप्लाई हो रही है। दिस इज सीए ऑफिस कंसल्टेंसी के लिए, कंसल्टेंसी देते हैं, दोनों जगह से देते हैं। ठीक है, दोनों रजिस्ट्रेशन होगा मेरा, इसका भी रजिस्ट्रेशन हो गया, इसका भी रजिस्ट्रेशन हो गया।
ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, जल्दी बताओ, इनको क्या बोला जाएगा आपस में? इनको आपस में प्यार का नाम दो इनका। इनको आपस में बोला जाएगा डिस्टिंक्ट पर्सन, बोला जाएगा। अब क्या हुआ सुनिए, दिल्ली में एक लैपटॉप कम पड़ रहा था, खराब हो गया था एक लैपटॉप, तो एक लैपटॉप कम पड़ रहा था। मेरे पास वाराणसी में 4 लैपटॉप एक्स्ट्रा पड़ा है, तो मैंने सोचा कि एक लैपटॉप वाराणसी से क्या करते हैं, मतलब यूपी वाले ऑफिस से दिल्ली वाले ऑफिस भिजवा देते हैं। कोई गलत बात सोच ली मैंने? दिल्ली में एक लैपटॉप कम पड़ रहा है, यूपी में 4 लैपटॉप मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा है, दोनों के मालिक हम ही हैं, ऑफिस मेरी ही है, दोनों कंसल्टेंसी फर्म। यूपी में एक्स्ट्रा लैपटॉप पड़ा था, तो मैंने सोचा एक लैपटॉप को यहां से दिल्ली भेज देता हूं। कोई गुनाह किया मैंने? कोई पाप सोच रहा हूं? मेरा ही लैपटॉप है। गवर्नमेंट क्या कह रही है, ध्यान से सुनिए, कहती है कि ये दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है। अच्छा, अब एक बात बताइए, जब यूपी से मैंने दिल्ली लैपटॉप भेजा होगा तो दिल्ली वाली ऑफिस से कुछ पैसा मंगा दिया होगा वाराणसी ऑफिस में, मंगाया होगा कि नहीं? क्या मजाक करते हैं आप लोग? मेरी ऑफिस है, हम इधर से उधर पैसा ट्रांसफर कराएंगे, लैपटॉप जा रहा है, बेच रहे हैं। अरे कोई दूसरे की ऑफिस है क्या? मतलब आप तो कह रहे हो सर दाएं पॉकेट से पैसा निकालिए, बाएं पॉकेट में डाल दीजिए, फिर बाएं से निकाल के दाएं में डाल दिए। क्या नौटंकी है यार, पैसे मेरे ही हैं, लैपटॉप मेरा ही है, क्यों पैसे वैसे लेंगे देंगे? ये दोनों अलग अलग थोड़ी ना है, दोनों मेरी ऑफिस है। सरकार कह रही है कि अगर तुमने एसेट भेजा, कोई भी सप्लाई की, इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन, कॉमर्शियल मोटिव है, अब ये बिजनेस के लिए, बिजनेस की एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं, कॉमर्शियल तरीके से ही कर रहे हैं। बिजनेस एसेट को अगर आप दे रहे हो तो कॉमर्शियल एसेट ही है, वो कॉमर्शियल मोटिव से ही वो एसेट्स आए थे, ठीक है? तो बिजनेस एसेट को ट्रांसफर करना ही कॉमर्शियल मोटिव है। मतलब उसमें आप इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस, क्या ये बिजनेस की वजह से कर रहे हो? आर यू डूइंग इट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस? यस, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच सप्लाई होती है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो इसको सप्लाई कहा जाता है, इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन। अब यानी जब मैं लैपटॉप को भेज रहा हूं यूपी से दिल्ली, तो मुझे जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा, मुझे जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा, दिल्ली वाली ऑफिस को इस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, दिल्ली वाली ऑफिस को जीएसटी पे करना होगा तो उसका नुकसान नहीं है, क्योंकि वो जो जीएसटी पे करेगा दिल्ली वाला ऑफिस, उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेगा, उसकी तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले ही लेगा। बस ये वाराणसी वाला ऑफिस दिल्ली ऑफिस से जीएसटी लेगा, और वो जीएसटी वाराणसी ऑफिस जमा करेगा, और दिल्ली वाला ऑफिस उतने की इनपुट टैक्स रेट ले लेगा। यानी जेब से पैसा गया तो नहीं, जितना पैसा वाराणसी ऑफिस को जीएसटी का देगा उतना पैसा वो क्या करेगा, इनपुट टैक्स रेट क्लेम कर लेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर सर गवर्नमेंट टैक्स ले ही क्यों रही है, एक तो लॉजिकल नहीं लग रहा है, और दूसरा ले रही है फिर आईटीसी दे रही है, तो बात भी नहीं समझ में आ रही है, करना क्या चाहती है। तो मैं आपको बताऊं, हमारी सरकार पूरा कंट्रोल रखना चाहती है किस पे, मूवमेंट ऑफ गुड्स पे। गवर्नमेंट कह रही है जीएसटी में हम ऐसा मैकेनिज्म बनाए हैं ना कि अगर जम्मू एंड कश्मीर से माल निकलेगा, 5 स्टेट में छलांग मारेगा वो माल, अब कन्याकुमारी में जाके कंज्यूम होगा ना तो भी हमको पता चल जाएगा, पूरा मूवमेंट हम ट्रैक करेंगे। एक स्टेट से दूसरे स्टेट जितना नाच के पूरे हिंदुस्तान में वो माल कंज्यूम होगा ना, हमको सारी जानकारी होगी। गवर्नमेंट इसलिए कह रही है कि हमें कंट्रोल चाहिए, गवर्नमेंट मूवमेंट को कंट्रोल करना चाह रही है। मेरा जो लैपटॉप यहां से यूपी से दिल्ली जा रहा है ना, गवर्नमेंट इस मूवमेंट को कंट्रोल करना चाहती है। गवर्नमेंट चाहती है कि पूरे देश में जो भी माल इधर उधर हो रहा है हमको सब पता होना चाहिए, इसलिए जीएसटी ले रही है। उसका जीएसटी लेना का ऑब्जेक्टिव नहीं, ये कमाई थोड़ी ना कर रही है, क्योंकि दिल्ली वाली ऑफिस जितना जीएसटी पे कर रही है उतने की क्रेडिट भी ले रही है बाद में, राइट? Example, Mohan, a chartered accountant, has a registered head office in Delhi. He has also obtained registration in the state of West Bengal. दिल्ली में एक ऑफिस है, एक वेस्ट बंगाल में है, ठीक है? In respect of his branch office, Mohan shall be treated as distinct person in respect of registration in West Bengal and Delhi. दिल्ली और वेस्ट बंगाल में जो आपस में रजिस्ट्रेशन है उसको डिस्टिंक्ट पर्सन की तरह ट्रीट किया जाएगा।
चलिए जल्दी बताइए। अब मेरी यूपी में एक फैक्ट्री है, ठीक है, और बिहार में मेरा एक गोडाउन है। हम यूपी से माल फैक्ट्री में बना के बिहार भेज देते हैं। पूरा जितना माल इस फैक्ट्री में बनता है ना, सब का सब बिहार के गोडाउन में जाता है। फिर यहां से कई जगह माल जाता है, फिर बिहार से कई जगह माल जाता है। यहां से माल यहां जाएगा और फिर यहां से माल, मेरे कस्टमर कहां कहां है मैं आपको बताऊं। मेरे कस्टमर्स हैं बिहार में खुद, तो बिहार में डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिर मेरे कस्टमर केरला में हैं, वहां जाता है। तमिलनाडु में है, वहां जाता है। इतनी जगह माल जाता है। मुझे आपसे जानना है, बिहार में और कोई काम नहीं हो रहा है, बिहार में बस गोडाउन है, वहां माल पहुंचता है, वहां से फिर फर्दर माल जाता है आगे। यूपी में फैक्ट्री है, प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करके सारा माल बिहार भेज देते हैं गोडाउन में। मुझे आपसे यह जानना है कि मुझे रजिस्ट्रेशन कितने लेने हैं, क्या रजिस्ट्रेशन लेना है, बता सकते हो? तो अगर रजिस्ट्रेशन कितना लेना है, इसके लिए क्या सोचना होता है, क्या जगह से सप्लाई कर रहे हो? क्या हम यूपी से सप्लाई कर रहे हैं? यूपी से सप्लाई कर रहे हैं, जल्दी बताओ। कर तो रहे हैं, यूपी से तो सारा माल सप्लाई करके बिहार पहुंचाते तो हैं। तो एक यूपी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। क्या हम बिहार से सप्लाई कर रहे हैं? हाँ भाई साहब, कर तो रहे हैं आप, बिहार में खुद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पूरा केरला में करते हैं, तमिलनाडु में करते हैं, बिहार में खुद भी करते हैं आप। तो यू आर डूइंग सप्लाई, तो 2 रजिस्ट्रेशन हो गया, एक यूपी वाला, एक बिहार वाला, टोटल 2 रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा। अगर मैंने 2 रजिस्ट्रेशन करा लिया, ये मेरी दोनों फैक्ट्री और गोडाउन है, यानी मेरे पैन नंबर पे ये बिजनेस चल रहा है, ये बिजनेस मेरे पैन नंबर पे चल रहा है। जल्दी से बताइए, इनको प्यार से क्या नाम से बुलाएं? ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन। राइट? आपसे कुछ समझ में आ रहा है ना? मैं आपको बता दूं, जो बंदा बैठ के यहां रिकॉर्डिंग कर रहा है ना, उसको भी समझ में आ रहा है, जबकि उसका कोई जीएसटी का बैकग्राउंड नहीं है, उसने कभी टैक्सेशन नहीं पढ़ा है। तो आप सबको तो आ रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। जो नहीं ना पढ़ा है दिमाग पे, ये दोनों आपस में कहलाएंगे डिस्टिंक्ट पर्सन। अब जल्दी से बताइए, अगर ये डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे तो बिना पैसे लिए भी अगर माल जाएगा तो उस पर जीएसटी लगेगा, सप्लाई कहलाएगा वो। अब जल्दी से बताइए, जब हम अपनी फैक्ट्री से गोडाउन पे माल भेजते होंगे तो पैसा लेते होंगे क्या? अरे मेरा ही माल मेरे गोडाउन पे जाएगा, पैसा किससे लेंगे हम? ठीक है, तो ये बिना पैसे के माल यहां से यहां जाएगा। जल्दी बताइए, क्या ये सप्लाई कहलाएगा? हाँ, सप्लाई कहलाएगा। क्या गवर्नमेंट को जीएसटी चाहिए? हाँ, गवर्नमेंट कह रही है हम तो जीएसटी लेके रहेंगे। अब यहां पे मेरा ही माल मेरे फैक्ट्री से मेरे गोडाउन में जा रहा है, सरकार के लिए जीएसटी दो। लेकिन क्या ये जीएसटी मेरा खर्चा है? नहीं, खर्चा इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम फर्दर इस गोडाउन से माल बेचेंगे बिहार में, केरला में, तमिलनाडु में, तो जो जीएसटी कलेक्ट करेंगे उस जीएसटी में से इस जीएसटी का आईटीसी ले लेंगे, घटा लेंगे, और घटा के बैलेंस गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो यानी ये जीएसटी का नुकसान नहीं है, ये हमारी जेब से नहीं लग रहा है, इसकी तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी। लेकिन जरा सोचो, गवर्नमेंट ने फिर भी क्यों लगाया? गवर्नमेंट कह रही है जब यूपी से माल निकल रहा है, ठीक है, तो वो कहां जा रहा है हमको क्या पता? हमको कैसे पता चलेगा? सपना आएगा क्या कि वो माल बिक नहीं रहा है, गोडाउन में जा रहा है? जस्ट खुद भी सोचो भाई, गवर्नमेंट कह रही है लोग माल निकाल रहे हैं, ट्रक से भर भर के माल जा रहा है, गवर्नमेंट कह रही है हमको सपना आएगा क्या कि ये तुम अपने गोडाउन में ले जा रहे, कौन कहां ले जा रहा है? और हो सकता है तुम झूठ भी बोल दो, हो सकता है सारे लोग फिर जब अपना माल बेचने के लिए निकाले, हम तो माल बेचने के लिए ट्रक निकाले, बेच रहे हैं, लेकिन जीएसटी की चोरी के लिए बोल रहे हैं। कोई भी पूछा गोडाउन में जा रहा है मेरे, बिहार में झूठ मूठ का एक गोडाउन ले लिए हैं और जितनी ट्रक निकालते हैं बिहार बोलते हैं गोडाउन में जा रहा है, सारा माल बेच रहे हैं बिहार में। गवर्नमेंट कह रही है हमको इससे मतलब नहीं है, तुम अपने यहां भी माल ले जा रहे हो, तुम जीएसटी दे दो, क्रेडिट ले लेना, तुम ईमानदार आदमी हो, तुम सही बोल रहे हो तो ठीक है, जीएसटी दो, वापस तो कर देते हम।
मूवमेंट तो पता रहेगा, रिकॉर्ड पे तो सारी चीजें आएंगी। सिर्फ जीएसटी लेने के चक्कर में सारी चीजें रिकॉर्ड पे आ गई। मैं फिर से बोलता हूं, देखिए गवर्नमेंट का इरादा रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन में जीएसटी लेना नहीं है, रिकॉर्ड पे चीजों को लाना है। जो स्टॉक ट्रांसफर होते हैं, ब्रांच ट्रांसफर होते हैं, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में माल गया, हमने फैक्ट्री से एक गोदाम में माल भेजा, कहता है इस पे जीएसटी लगेगा, क्योंकि ये सब डिस्टिंक्ट पर्सन होते हैं आपस में। In view of the aforesaid discussion, transaction between different location with separate GST registration of the same legal entity, एक ही एंटिटी के दो रजिस्ट्रेशन अगर हैं, स्टॉक ट्रांसफर होता है, ब्रांच ट्रांसफर होता है, will qualify as supply, उसको सप्लाई कहा जाएगा under GST, which is in contrast to the existing regime. ये कॉन्ट्रास्ट टू द एग्जिस्टिंग रिजीम का मतलब समझ रहे हो? जो जीएसटी के पहले चल रहा था ना, मतलब ओल्ड रिजीम की बात कर रहा है, बेसिकली नॉट एग्जिस्टिंग, द ओल्ड रिजीम, उसमें ऐसा नहीं होता था, उसमें ऐसा नहीं होता था। इनफैक्ट ये लाइन काट दीजिए, इसकी क्या जरूरत है, लिव इट, इग्नोर करिए इस लाइन को, बस अंडर जीएसटी फुल स्टॉप लगा लीजिए। अब इसके बाद देखिए, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की बात कर रहे थे, वो यहां पे एग्जांपल प्रेजेंट किया हमने, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। बाय वर्च्यू ऑफ द एफोर्सेड डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पर्सन, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय आर रिलेटेड पर्सन, मालूम है आपको, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटेड है। हाउएवर गिफ्ट नॉट एक्सीडिंग 50,000 in value in a financial year by an employer to employee shall not be treated as supply of goods or services or both. देखिए यहां पे लिखा हुआ है वर्ड टू एन एम्प्लॉय, बेसिकली इसका मतलब है एग्रीगेट ऑफ ऑल एम्प्लॉय। मैं आपको बताऊं, इसका मतलब है एग्रीगेट ऑफ ऑल एम्प्लॉय। अगर सभी एम्प्लॉय को मिला के साल भर में 50,000 रुपए तक का अगर हम गिफ्ट दे देंगे तो जीएसटी नहीं लगेगा, अदरवाइज लग जाएगा। सुनिएगा ध्यान से, सारे एम्प्लॉय को मिला के साल भर में अगर 50,000 रुपए तक का गिफ्ट हम दिए हैं तो जीएसटी नहीं लगेगा। अगर 50,000 रुपए से ऊपर का वो गिफ्ट हो रहा है तो जीएसटी लगेगा, राइट। तो मान लीजिए फेस्टिवल पे डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ वो सब मिला के 60,000 रुपए का हो गया तो जीएसटी लग जाएगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि मान लीजिए मैंने जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन किया वो 55,000 रुपए का किया, ठीक है। 50,000 रुपए तक का अगर करते गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन तो जीएसटी नहीं लगता, लेकिन 55,000 रुपए की गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो गई तो जीएसटी लगेगा। अब प्रश्न ये है कि जीएसटी कितने पे लेगी सरकार, सिर्फ 5,000 पे जो 50,000 के ऊपर था, या फिर पूरे 55,000 पे? अब बात समझो, 50,000 पे तो लगता ही नहीं, तो अब अगर 55,000 रुपए का गिफ्ट दे दिए तो सरकार 5,000 पे हमसे जीएसटी लेगी या पूरे 55 पे अब ले लेगी? तो आंसर ये है कि पूरे 55 पे ले लेगी, ठीक है। अब 50,000 की छूट भी नहीं मिलेगी आपको। ये मैंने एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ है, एन एम्प्लॉयर गिव्स दिवाली गिफ्ट टू एन एम्प्लॉय वर्थ ₹55,000 सिंस एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आर कंसीडर्ड टू बी रिलेटेड पर्सन, सच सप्लाई वुड बी लेवेबल टू जीएसटी, ठीक है। कितना जीएसटी एप्लीकेबल, यहां लिख लीजिए, जीएसटी एप्लीकेबल ऑन 55,000 रुपये, 55,000, 55,000 रुपए पे जीएसटी लगेगी, ठीक है। तो देखिए शेड्यूल 1 में आपने दो चीजें देख ली, एक तो डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स विद आईटीसी हैज बीन क्लेम्ड, दूसरा सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट एंड रिलेटेड पर्सन, तीसरा प्रिंसिपल एजेंट। तीसरा क्या है? प्रिंसिपल एजेंट। प्रिंसिपल और एजेंट के बीच की जो सप्लाई है ये भी लायबल फॉर जीएसटी है, इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन। पहले आप प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप समझते हैं, मैं समझाता हूं, समझिए। एजेंट वो बंदा होता है जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे माल बेच देता है, मतलब वो बंदा, एजेंट वो बंदा है जिसने माल खरीदा नहीं है, वो किसी और के बिहाफ पे माल बेच देता है बिना खरीदे ही। अगर खरीद के माल बेच रहा है तब तो वो खुद एक इंडिपेंडेंट सप्लायर है, ठीक है।
अगर कोई बंदा किसी और का माल उसके बिहाफ पे बेच देता है तो उसे हम एजेंट कहते हैं। मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मान लीजिए मैं पेंटिंग बनाने वाला हूं, मैं पेंटिंग बनाता हूं, जैसे एमएफ हुसैन है ना वैसे ही हूं, ठीक है, मैं भी पेंटिंग बनाता हूं। और आप कौन हो? आप ऑक्शनियर हो। ऑक्शनियर मतलब समझ रहे हो? जो लोग पेंटिंग का डिस्प्ले लगाते हैं और पेंटिंग बेचते हैं, राइट? तो आप ऑक्शनियर हो। तो मैंने क्या किया, आपसे कहा कि मेरी भी पेंटिंग, अपनी जो प्रदर्शनी आप लगा रहे हैं उसमें मेरी भी पेंटिंग लगाइए। तो आपने कहा बिल्कुल साहब, यही मेरा धंधा ही है, हम लोगों की पेंटिंग लगाते हैं और बेचते हैं अपने जो भी प्रदर्शनी लगाते हैं उसमें। तो यू आर एन ऑक्शनियर एंड आई एम अ पेंटर। मैंने पेंटिंग की और आपको दिया। पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि जब मैंने आपको पेंटिंग दी तो आप मुझे पैसे देंगे? चवन्नी नहीं देने वाले आप मुझको। आप कहते पेंटिंग लगेगी, बिकेगी तो ठीक है, नहीं बिकेगी तो अपना उतारना ले जाना, ठीक है। द थिंग इज दिस कि आप मुझे पेमेंट नहीं देते हैं। लेकिन अब ध्यान से सुनिए आगे की बात। जब आपने प्रदर्शनी लगाई तो मेरी पेंटिंग पे तो धड़ाधड़ कस्टमर टूट रहे थे एकदम, ठीक है ही इतने यूनिक पेंटर हम। अब एक कस्टमर ने फाइनलाइज कर लिया, कहा ये पेंटिंग कितने की? आपने बोला 4 लाख रुपए की। सोचा भी था आपने 2 ही लाख की बेचेंगे, लेकिन देखिए जिस हिसाब से भीड़ आ रही है मेरी पेंटिंग की तरफ, आपके भी मन ललच गए, आपने उसको 4 लाख रुपए प्राइस कोट कर दिया। और कस्टमर कहता है यस मैं तैयार हूं, ये पेंटिंग मुझे दे दीजिए। जल्दी से बताइए, आप बिल काट के उसको दे देंगे या कहेंगे नहीं मैं कैसे दे सकता हूं भाई, ये मेरी पेंटिंग नहीं है? फिर आप कहेंगे राज अग्रवाल साहब से मिलिए आप तो पेंटिंग के लिए। क्या ऐसा होता होगा? जल्दी बताइए, क्या आप बेच देते होंगे? आप बेच देते हैं। पता है इसी को तो एजेंट कहते हैं। जब मैंने आपको पेंटिंग दी ना तो मैंने आपको ऑथराइज किया कि आपको अधिकार है मेरी पेंटिंग बेचने का। आप पेंटिंग के मालिक नहीं हो लेकिन आपको बेचने का अधिकार है। यही तो होता है एजेंट। एजेंट इसी को कहते हैं। एजेंट वो बंदा होता है जिसका माल नहीं होता, किसी और का माल बेचने का अधिकार रखता है, वही एजेंट कहलाता है। मैंने बहुत आसान शब्दों में आज आपको एजेंट समझाने की कोशिश की है कि एजेंट वो बंदा है जिसका माल नहीं है, वो किसी और के माल को बेच देता है क्योंकि उसके पास अधिकार होता है बेचने का। तो आप जो ऑक्शनियर हो ना, जो पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाए हो, आप एजेंट हो और मैं हूं प्रिंसिपल जिसका माल है। अब यहां पे क्या चीज की बात कर रहा है? प्रिंसिपल अगर एजेंट को माल देता है, मैंने आपको पेंटिंग दी थी याद आ रहा है, आपने मुझे चवन्नी नहीं दी थी, याद आ रहा है? ये भी मैंने आपको पेंटिंग दी थी, आपने मुझे कंसिडरेशन नहीं दिया था, लेकिन सरकार कह रही है ये जो सप्लाई है ना बिना पैसे की भी अगर हो रही है तो जीएसटी लगेगा साहब। यानी आपने मुझे जीएसटी दी थी। आप पेंटिंग का पैसा मत दो लेकिन जीएसटी देना पड़ेगा। अब ये क्यों कर रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट कह रही है, फिर से वही बात हम कहेंगे, मूवमेंट कंट्रोल में चाहिए भाई साहब, मूवमेंट कंट्रोल में चाहिए। चलिए अब ऐसे समझते हैं, मैं कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूं, मैं कार बनाता हूं, ठीक है, और आपका कार का शोरूम है। मैंने कहा कि मेरी कार बेचोगे? आपने कहा भेज दीजिए, बिकेगी तो ठीक है, नहीं बिकेगी वापस ले जाइएगा, पैसा वैसा नहीं देंगे। सुनिए आपके तेवर सुनिए, आप अपनी तेवर सुनिए। मैं कार की कंपनी हूं, मैंने कहा मेरी कार बेचोगे? आपने कहा कार दे दीजिए, बिकेगी तो ठीक है, नहीं तो वापस ले जाइएगा, पैसा वैसा नहीं मिलेगा। अच्छा, मैंने आपके यहां कार भिजवा दी, 20 कार भिजवा दी आपके शोरूम पे। अगर आपके यहां कोई कस्टमर आएगा तो कार बेचोगे कि नहीं बेचोगे? अब ये बताओ, कस्टमर आएगा तो बेचोगे कि नहीं? कि उसको भी कहोगे कि नहीं मैं तो नहीं बेचूंगा भाई, मैं इस कार का मालिक थोड़ी ना हूं? बेच दोगे। क्यों बेच दोगे? क्योंकि मैंने तुम्हें ऑथराइज किया है, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है कि तुम कार को बेच सकते हो, भले तुमने खरीदी नहीं है तो भी बेच सकते हो। तो तुम मेरे कौन हुए? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, तुम मेरे कौन हुए? एजेंट हुए। अब सरकार क्या कह रही है? कह रही है मैं प्रिंसिपल हूं यहां पे, मैं कार बनाने वाला प्रिंसिपल और तुम कार के शोरूम वाले एजेंट। सरकार कह रही है कि अगर इनके बीच में सप्लाई हुई है बिना पैसे के तो भी ये सप्लाई है, तो भी ये सप्लाई है और हम इस पे जीएसटी लगाएंगे। यानी साहब आप भले मुझे गाड़ी का पैसा ना दो, ये 20 कार का पैसा ना दो, जीएसटी दोगे कि नहीं? जीएसटी देना पड़ेगा।
क्लियर है सबको ये बात? तो दिस इज द केस ऑफ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, दिस इज इन द केस ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। ठीक है, इसको गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस से कंपेयर मत कीजिएगा, वो एक दूसरी चीज होती है, जब उसका समय आएगा तो वो भी हम पढ़ेंगे। प्रिंसिपल एजेंट को बस सिर्फ इतना समझिए, एजेंट वो बंदा होता है जिसको हम अधिकार देते हैं कि तुम मेरा माल बेच दो, मेरे बिहाफ पे वो माल बेच देता है। ठीक है, लेकिन बिलिंग अपनी काटता है, ये भी याद रखिएगा, वो बिल अपनी काट के पकड़ाता है। राइट, अच्छा, ये बात गुड्स और सर्विस दोनों के लिए हो रही है क्या? नहीं, ये बात सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए हो रही है, ये भी याद रखिएगा आप। पढ़ देते हैं इसको। द सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, प्रिंसिपल जब एजेंट को माल देगा विदाउट कंसिडरेशन, मैं पेंटिंग बना के, आप पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाने वाले हो, आपको मैंने बिना पैसे के दे दिया पेंटिंग, वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, और आप मेरे बिहाफ पे बेच भी दोगे, कस्टमर आएगा तो, इज कंसिडर्ड एज सप्लाई। तो जो हम प्रिंसिपल से एजेंट को माल गया है ना, कह रहा है कि ये सप्लाई मानी जाएगी। अच्छा भाई साहब, सिमिलरली सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल, उल्टा केस, एजेंट से प्रिंसिपल को माल आ रहा है विदाउट कंसिडरेशन, एजेंट से प्रिंसिपल को माल आ रहा है विदाउट कंसिडरेशन, विद द एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल इज कंसिडर्ड एज सप्लाई। क्या कहता है? सिमिलरली द सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल without consideration where the agent undertakes to receive such goods on behalf of the principal is considered as supply। अगर एजेंट से प्रिंसिपल को गुड्स आएगा तो यहां पे भी क्या होगा? लायबल फॉर जीएसटी होगा। वो एजेंट को आने, बेसिकली वो बाइंग एजेंट है, वो एजेंट अब इस समय बाइंग एजेंट है, सेलिंग एजेंट नहीं है, वो मेरे बिहाफ पे परचेज करता है और परचेज करके गुड्स मेरे पास दे देता है बिना कंसिडरेशन के। ठीक है, तो ऐसे केस में ये भी सप्लाई कहलाएगी, ये भी सप्लाई कहलाएगी। Points which meet consideration in this regard are as follows: only supply of goods is covered here. Supply of goods between principal and agent without consideration is supply. Example: ABC Motors Limited engages Asian Cars Limited as an agent to sell car on its behalf. ABC Motor ने एशियन कार से बोला कि तुम एजेंट की तरह मेरा कार बेच दो। फॉर दिस पर्पस एबीसी मोटर ने 20 कार उसके शोरूम में भिजवा दी, एशियन कार के। एशियन कार हरियाणा में लोकेटेड है। अब ये जो कार एबीसी मोटर से एशियन कार के पास गई है, कह रहा है ये सप्लाई मानी जाएगी, यानी एशियन कार को जीएसटी देनी पड़ जाएगी। नाउ फोर्थ इज इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। आपने सप्लाई की डेफिनेशन में इंपोर्टेशन पहले भी पढ़ रखा है, पता है क्या पढ़ा था वहां पे इंपोर्टेशन? कि अगर आप इंपोर्ट करते हैं फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट कनेक्टेड विथ योर बिजनेस और प्रोफेशन, whether or not this is in the whether or not this is in the course of business, उस पे जीएसटी लगेगा। यानी मैंने बोला था कि अगर आप विदेश से मान लो आर्किटेक्चरल डिजाइन मंगाते हो, तो चाहे वो आपके घर का डिजाइन हो चाहे आपके शॉप का डिजाइन हो, मतलब वेदर वो बिजनेस का हो या बिजनेस का नहीं हो, दोनों ही केस में वो सप्लाई कहलाएगी। आपको याद आ रहा है या जल्दी से दिखा दूं आपको? मुझे लग रहा है एक बार दिखा देना चाहिए। ये देखिए सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर आप सर्विस इंपोर्ट करते हो कंसिडरेशन से, तो ये कंसिडरेशन वाला था, और अब जब हम शेड्यूल 1 में इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात कर रहे हैं तो ये बिना कंसिडरेशन वाला पढ़ रहे हैं। तो जब हम कंसिडरेशन देके सर्विस मंगाते थे, तो चाहे वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं हो, दोनों पे जीएसटी लगता था। लेकिन अगर हम विदेश से सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं बिना कंसिडरेशन के, तो शेड्यूल 1 पार्ट 4 में यह कहता है कि आप बिना कंसिडरेशन के अगर सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो और अगर वो बिजनेस से रिलेटेड है तो वो सप्लाई है। यानी विदेश से तुमने सर्विस मंगाई, बिना पैसे के मंगाई, विदेश से सर्विस मंगाई, ध्यान से सुनते, विदेश से सर्विस मंगाई बिना पैसे के मंगाई, पैसे से मंगाई तब तो यहां आ जाता, यहां अगर बिना पैसे की मंगाई तो यानी शेड्यूल 1 में चला गया। विदेश से सर्विस मंगाई, बिना पैसे की मंगाई और बिजनेस से भी रिलेटेड नहीं है, तो गवर्नमेंट कह रही है जीएसटी नहीं लगेगा। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, एक बात बताओ, हम विदेश से सर्विस मंगा रहे हैं बिना पैसे के, कौन दे देगा हमको?
कोई अपरिचित दे देगा या मेरा कोई रिलेटिव होगा वो दे देगा? कोई मेरा रिलेटिव होगा वही दे रहा होगा। तो मैंने विदेश से सर्विस मंगाई, मैं आपको ये बात बोल नहीं रहा हूं, लेकिन आप भी समझ पा रहे हो कि वही होगा जो मेरा रिलेटेड होगा। ठीक है, मान लीजिए मेरा कोई रिलेटिव विदेश में है और वो इंजीनियर है, ठीक है, आर्किटेक्चरल डिजाइन बनाता है। मुझे यहां इंडिया में अपना एक घर बनाना है, तो मैंने उसको बोला, भाई मेरा रिलेटिव, मैंने कहा कि यार बढ़िया सा एक डिजाइन बना के दो ना, घर का घर बनवाना है अपना। उसने पैसे भी नहीं लिए मुझसे। तो सोचिए विदेश में मेरा एक रिश्तेदार है, ठीक है, मेरा अपना बच्चा है, ऐसे समझ लो, मिस्टर एक्स है, वो अपनी बेटी को कह रहा है बेटा इंजीनियर एक काम करो, घर बनवाना है मुझे, एक डिजाइन बना के भेजो। क्या आपको लगता है सरकार को जीएसटी लेना चाहिए इस पे? हम अपने ही रिश्तेदार, मेरा रिश्तेदार विदेश में बिना पैसे के हम एक डिजाइन मंगा रहे हैं, क्या इस पे जीएसटी लेना चाहिए सरकार को? आपको क्या लगता है? नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ठीक है, घरेलू कंजप्शन के लिए, अपने घर बनवाने के लिए, अगर ऑफिस के लिए होता तो बिजनेस पर्पस है, भले ले ले सरकार जीएसटी कहते हैं, और ले भी रही है। बिजनेस पर्पस होगा बिना कंसिडरेशन के तो ले लेगी जीएसटी, लेकिन अगर बिजनेस पर्पस भी नहीं है ना तो जीएसटी नहीं ले रही है। ये शेड्यूल 1.4 में। तो शेड्यूल 1.4 में लिखा हुआ है कि अगर आप बिना कंसिडरेशन के मंगाओगे ना, इंपोर्ट ऑफ सर्विस करोगे, देखिए इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय ए टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल पर्सन, बाय टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल पर्सन, इस बात पे फोकस कीजिएगा, जो इंपोर्ट कर रहा है वो रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, फर्क नहीं पड़ता, फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, किसी इंडिया के बाहर से किसी रिलेटेड पर्सन से मंगा रहे हैं, और फ्रॉम हिज एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, और फ्रॉम हिज एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। तो इसको सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या क्या बोला? विदेश से हम मंगा रहे हैं, ठीक है, रिलेटेड पर्सन से मंगा रहे हैं, बिजनेस से रिलेटेड मंगा रहे हैं। अच्छा, विदेश से मंगा रहे हैं, रिलेटेड से मंगा रहे हैं, बिजनेस के लिए मंगा रहे हैं, विदाउट कंसिडरेशन है तभी शेड्यूल 4 में आ रहा है, तो हम इसको सप्लाई मानेंगे। यानी अगर आप बिना पैसे के बिजनेस से रिलेटेड नहीं मंगा रहे हो तब नहीं लगेगा, बिजनेस से रिलेटेड है तब लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कौन हो, रजिस्टर्ड हो कि अनरजिस्टर्ड हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो एसोसिएट रिसीव लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम हेड ऑफिस लोकेटेड इन मलेशिया। द हेड ऑफिस रेंडर्स सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट टू ब्रांच ऑफिस। मान लीजिए मलेशिया में मेरी कंपनी की हेड ऑफिस है, इंडिया में ब्रांच ऑफिस है, मलेशिया वाली ऑफिस ने कुछ लीगल सर्विसेज दी, क्या ये बिजनेस से रिलेटेड है? हाँ। जीएसटी लग जाएगा? हाँ। सप्लाई कराएगा? हाँ। Since ABC associate and the branch office are related person, received by the ABC associates will qualify as supply even if the head office has not charged anything. इसको सप्लाई माना जाएगा अगर हेड ऑफिस ने कुछ चार्ज नहीं किया तो भी। अब दो चीजें हमने पढ़ ली इंपोर्ट के लिए, एक पढ़ा सेक्शन 7(1)(b) और दूसरा पढ़ा शेड्यूल 1 का पार्ट 4। पढ़ा कि नहीं? दो चीजों में इंपोर्ट पढ़ा हमने, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस विथ कंसिडरेशन ये वाला है 7(1)(b), ये है 7(1)(b), और जहां पे कहता है अगर बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे ना हो दोनों ही केस में टैक्सेबल होगा। विदाउट कंसिडरेशन है शेड्यूल 1 का 4, वो कहता है अगर रिलेटेड पर्सन से बिजनेस के लिए ले रहे हो तो टैक्सेबल है, अगर ऐसा नहीं है अदर केसेस तब नॉन टैक्सेबल है। ठीक है, तो रिलेटेड पर्सन पे एक्चुअली मैं ज्यादा फोकस इसलिए नहीं करता हूं ना यहाँ पे, क्योंकि फोकट में अगर आ रहा है तो रिलेटेड होगा तभी दे ही रहा है एक्चुअली। तो हम तो सीधे ऐसे कहते हैं कि अगर विदेश से आ रहा है, बिजनेस से रिलेटेड बिना पैसे के मिल रहा है, तो बिजनेस से रिलेटेड है तब तो लायबल फॉर जीएसटी है, टैक्सेबल है, अदरवाइज नहीं है। तो ये अदर केसेस को हम पता है क्या कहते हैं? नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। भाई बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, लगेगा not in the course or furtherance of business. Right? So these were the 4 points of schedule 1, and with this we have completed schedule 1. So you understand that schedule 1 is supply. ठीक है, लेकिन सिर्फ शेड्यूल 1 ही सप्लाई नहीं है, शेड्यूल 2 भी सप्लाई है और शेड्यूल 3 सप्लाई नहीं होती है। So you need to see schedule 2 as well as schedule 3A3, which we'll see in other class.